नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, गेहूं की फसल में आग लगी है। आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। नगीना थाना क्षेत्र के इलाके की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग कितनी भयावह है, इस धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिजनौर की ये घटना है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और कई बीघा फसल जो है वो जलकर राख हो गई है। सैकड़ों बीघा जो फसल है वो पूरी तरीके से राख के ढेर में तब्दील हो गई। तो नगीना थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। उत्तर भारत में मौसम का पारा बढ़ने के साथ ही तपिश भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी आग। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की पकी फसल में आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। तेज हवाओं ने आग को और भड़काने का काम किया। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कई बीघा में खड़ी फसल जल चुकी थी। हापुड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। आग से लाखों का माल जलकर खाक। हापुड़ में प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों ने फैक्ट्री से भागकर अपनी जान बचाई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। भदोई में रुई के कारखाने में लगी आग। भदोई में शॉर्ट सर्किट की वजह से रुई के कारखाने में आग लग गई। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा लाखों रुपए की कीमत का सामान और मशीनें जल गई हैं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कुशीनगर में घर में लगी आग। शादी के लिए रखा सामान जलकर हुआ खाक। कुशीनगर में गैस लीक होने से एक घर में आग लग गई। दरअसल इस घर में कुछ दिन बाद लड़की की शादी होनी थी और परिवार ने दहेज का सामान घर में रखा था, लेकिन शादी से पहले ही आग ने खुशियों में खलल डाल दिया। दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ी खबर शामली से इस वक्त सामने आ रही है। डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर चले लात घूसे। तो मारपीट के दौरान महिलाओं ने भी बरसाए लात घूसे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उस दौरान की ही तस्वीरें हैं जब आपस में झड़प होती हुई नजर आई। दो पक्षों में लात घूसे चले। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों में मारपीट हुई है। महिलाओं ने भी इस दौरान जमकर लात घूसे एक दूसरे पर बरसाए। उस दौरान की तस्वीरें हैं न्यूज स्टेट पर। यह सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दो पक्षों में झड़प हो गई है और उस दौरान एक दूसरे पर लात घूसे बरसाए गए। तो बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त सामने आ रही है। रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके से फरार हुआ आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो रामपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके का यह मामला है जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से आरोपी फरार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रामपुर से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। रामपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके से आरोपी फरार हो गया गोली मारकर। और बिलासपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात करेंगे दिल्ली हिंसा की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पेशी के दौरान पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची। आरोपी अंसार और असलम को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। बाकी 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं दिल्ली हिंसा का एक आरोपी पुष्पा फिल्म का एक्शन भी करता हुआ दिखा, जिससे आप देख सकते हैं।
तो आपको बता दें, जब हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान इन जिहादियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, गोली चलाई और पेट्रोल बम भी फेंके। हालांकि इस दौरान 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक आरोपी को आप देख सकते हैं कि उसमें पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में कल हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद पूरे यूपी को अलर्ट घोषित कर दिया गया था, ताकि दिल्ली हिंसा की चिंगारी यूपी तक न पहुंचे। आज गाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर रहा है। गाजियाबाद के लोनी में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। जायजा लिया न्यूज स्टेट के संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। गाजियाबाद में आज अलग अलग हिस्सों से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि लोनी के तिराहे पर संपन्न होनी है और शोभा यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, यानी कि गाजियाबाद के लोनी तिराहे पर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये शोभा यात्रा संपन्न कराई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज रजा, साथ ही एएसपी खुद यहां पर मौजूद है, जिन्होंने ये शोभा यात्रा को संपन्न कराया है। आप देखेंगे कई किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा है और हजारों लोगों ने इस शोभा यात्रा के अंदर हिस्सा लिया। दरअसल कल जिस तरह से दिल्ली के अंदर हिंसा भड़की, उसके बाद अंदेशा था कि कहीं आज गाजियाबाद यानी कि लोनी के अंदर जो शोभा यात्रा निकाली जानी है, वहां दिल्ली जैसी हिंसा ना हो, उसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए थे और अब शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से अपने अंतिम पड़ाव में आकर संपन्न हो रही है, यानी कि शोभा यात्रा यहां पर संपन्न है। बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी देहात मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, शोभा यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ संपन्न हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? कल जिस तरह से दिल्ली के अंदर हिंसा हुई तो लोनी को लेकर सवाल उठ रहे थे, अति संवेदनशील लोनी को माना जाता है। हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। अभी सभी रूट्स पर ड्यूटीज हमारी थी, रूफटॉप ड्यूटीज थी, ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रहे थे। यात्रा भी अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अभी भी हमने फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट रखा हुआ है और इसको अभी पूर्ण रूप से हम सकुशल कराने के लिए कटिबद्ध हैं और हम इसको कराने में सफल रहेंगे। कितना फोर्स का डिप्लॉयमेंट शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए डिप्लॉय किया हुआ था? खासतौर पर 2 नंबर सोफिटा रोड से ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी और लोनी तिराहे पर खत्म हुई है। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। कई थानों के इंस्पेक्टर्स थे, इसके अलावा पुलिस लाइन से भी फोर्स मिला था, इसके अलावा 3 प्लेटून पीएससी के भी थे, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल था और अभी तक हम लोग सफल रहे हैं सही तरीके से कराने में, आगे भी इसमें सफल रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर सियासत जोरों पर है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र बताया। साथ ही कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नमाज के बाद पत्थरबाजी पर साक्षी महाराज ने सवाल उठाया। मैं पक्षधर नहीं हूं, न अजान का न हनुमान चालीसा का, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। तो जिस तरह से सारे देश में शहर के बीचों बीच में अजान जिस तरह से चिल्लाया जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। उसको लेके लोगों ने कहा हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भी नीतिगत हो, एक नीति हो भाई हिंदू के लिए, वही मुसलमान के लिए। अगर अजान स्वीकार नहीं हो सकती तो हनुमान चालीसा भी स्वीकार नहीं हो सकता। जिस तरह से स्थितियां बदलती जा रही हैं, तो मुझे फिर अपने पुराने वाले पैटर्न पर आना पड़ेगा कि मदरसे और मस्जिदें, ये दोनों को दोनों ये सही दिशा में नहीं चल रहे। जुमा की नमाज होगी और निकल के लोग पत्थर मारेंगे, क्यों? पत्थर मारना सिखाया जाता है क्या? दुर्गा मंदिर से निकल के कोई पत्थर मारता नहीं, कोई हनुमान मंदिर से निकल के कोई पत्थर मारता नहीं, राम मंदिर से निकल के पत्थर मारता नहीं। आज तक बता दीजिए मुसलमानों का कोई जुलूस निकला हो और किसी हिंदू ने एक भी पत्थर मारा हो? दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अजान और हनुमान चालीसा के पाठ पर कोई पाबंदी नहीं है, सभी को पूरी आजादी है।
तो दिल्ली हिंसा पर रजनी तिवारी का बयान सामने आया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं रजनी तिवारी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हिंसा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अजान हनुमान चालीसा पाठ करने की सभी को पूरी आजादी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिले के सभी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और सभी विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने 2 महिलाओं को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंडल के 4 जिलों के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। लगभग 2.5 घंटे से ऊपर समीक्षा बैठक गोरखपुर के कमिश्नरी कार्यालय में चली और तमाम जो जनप्रतिनिधि इस बैठक में थे वो शामिल हुए थे। इसके अलावा चारों मंडल के जो अधिकारी थे जिले के, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। कानून व्यवस्था के साथ साथ यहाँ जो भी विकास के काम हो रहे हैं उन सभी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने अपने इस बैठक में की है। और ये माना जा रहा है कि 100 दिन के अंदर कुल 228 परियोजनाओं को पूरा करना है, जिनकी कुल लागत 2022.48 करोड़ रुपए की है। और 100 दिन के बाद की जो परियोजनाएं हैं उनकी कुल संख्या 73 है, जिसकी कुल लागत 3270 करोड़ रुपए है। कुल 301 परियोजनाएं हैं, जिसकी टोटल लागत की बात करें तो 5201 करोड़ लगभग की ये पूरी परियोजनाएं हैं, जिसको गोरखपुर में पूरा करना है अधिकारियों को। और ये दिशा निर्देश यहाँ पे मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारी पहुंचे थे उनको दिए थे। साथ ही जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बात की। हमारे साथ शाहजहानाबाद विधायक हैं। सर, अभी जो बैठक हुई मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिए विकास कार्यों को लेकर के, क्या समीक्षा है? सभी विकास कार्य जो हुए उस पर समीक्षा हुई है और विकास कार्य और अच्छे से हो उस पर जो सब समीक्षा हुई है सभी विकास कार्यों पर। कानून व्यवस्था के साथ साथ 100 दिन के अंदर काम पूरा कराने का लक्ष्य भी उन्होंने दिया है। हाँ, जो भी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सुचारू रूप से चल रहा है। उसमें जो कमी थी सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके और विभाग से बात करके समन्वय बैठा के हर महीने बैठक करके उसको दूर किया जाए। पुलिस अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाए, भ्रष्टाचार को 0 लेवल पे ले जाना है, राजस्व का हो या पुलिस का हो, इसके काफी निर्देश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ टेन गोरखपुर। लखनऊ में सीएम योगी गंगा समग्र कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने गंगा और उससे जुड़ी सहायक नदियों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन लोगों के जागरूक होने की बात भी कही है। कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातःकाल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो। और मां गंगा के प्रति हमारी ये सनातन आस्था उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और ये केवल गंगा नदी, केवल जो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, इस एक नदी मात्र का नहीं, बल्कि गंगा से जुड़ने वाली उन सभी सहायक नदियों को भी हम इसके साथ जोड़ करके जब एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार की गंदगी, सीवर या गंदा नाला या सौ का दागरे, सौदा या मरे हुए जानवर या कोई भी कचरा हम नदी में नहीं फेंकेंगे, एक हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों के साथ जुड़ना। आजम खान के समर्थकों में अखिलेश के खिलाफ नाराजगी की बात क्या आई? आजम खान को अपने साथ लाने के लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है। और अब आजम को एआईएमआईएम के क्या ऑफर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आजम के नाम 3 पन्नों का ये लंबा चौड़ा संदेश एआईएमआईएम ने भेजा है। इस चिट्ठी में आजम खान के लिए एआईएमआईएम का दर्द फूट फूट कर झलक रहा है। चिट्ठी में ये दावे किए जा रहे हैं कि ओवैसी आजम के लिए बड़े फिक्रमंद हैं और अखिलेश आजम को नजरअंदाज कर रहे हैं। ओवैसी के दिल में आजम के लिए दर्द है और अखिलेश पर आजम की हत्या की साजिश के आरोप लगा दिए गए हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता फरहान ने आजम खान के लिए अपने विचार पेश किए तो योगी सरकार में खुद को महफूज न समझने वाले शायर मुनव्वर राणा के भाई के सुर भी बदले बदले नजर आए।
सीएम योगी की बात पर सहमति जताते मुनव्वर राणा के भाई राफे राणा ने यह दावा किया कि अखिलेश आजम को जेल से बाहर देखना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं वो, मुलायम सिंह जी की एक तरीके से जान है वो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आ रहा है। आपने 2017 का भी रिजल्ट देखा और 2022 का भी रिजल्ट देखा। 2022 के रिजल्ट में मुसलमानों ने इंतहा कर दिया, आपको 99% वोट दिया। आज जितनी सीटें आपके पास हैं उसमें 95% जो है वो मुस्लिम वोटरों की बदौलत है। लेकिन किसी का भी दर्द आपको नहीं समझ में आता है। जब आजम खान साहब के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आम कार्यकर्ता का तो कोई मसला ही नहीं आता है। अखिलेश से आजम की नाराजगी की खबरें क्या आई? आजम को अपने साथ जोड़ने के लिए सियासी दलों ने अपने पैंतरे चलने शुरू कर दिए। एक तरफ एआईएमआईएम को अचानक फिक्र होने लग जाती है, तो दूसरी तरफ मुनव्वर राणा के भाई राफे राणा अब सीएम योगी की बातों पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस आजम को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, उनका अपना अगला फैसला क्या होगा? टीम न्यूज स्टेट। नोएडा में आज 47वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान तमाम बड़े चेहरों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। 51 किलो का ये केक नोएडा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर खास तौर पर बनाया गया और इस केक को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने काटा, जहां उन्होंने शहर के स्थापना दिवस पर सभी को बधाइयां दी, तो साथ ही नोएडा को करोड़ों की सौगात से भी नवाजा। वहीं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यह भी दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा का इस देश में किसी तरह से कोई स्थान नहीं है। हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा गया है और सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है, जो उसने भी हिंसा करने की कोशिश की है, दंगा करने की कोशिश की है। दंगाइयों को, माफियाओं को कठोर से कठोर सजा दी गई है और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी हैसियत रखता है या कोई ऐसी हिम्मत रखता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा करे। मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ नोएडा के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने बताया कि नोएडा को उसकी पहचान दिलाने के लिए हर महीने कुछ खास प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस पर साथ ही हम लोग एक नई शुरुआत करते हुए हर माह अब नोएडा में हम लोग कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट्स कराएंगे। उसको तरंग नोएडा के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया है नोएडा में, ताकि एक सांस्कृतिक जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ के आर्टिस्ट को मिले, उसकी भी आशीर्वाद। दिल्ली से सटे नोएडा के लिए यह 47वां स्थापना दिवस काफी खास रहा। एक तरफ यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शहर को करोड़ों की सौगात से नवाजा, तो साथ ही प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से लेकर जाने के लिए सरकार ने जो संकल्प लिया है, उसके तहत नोएडा में मील का एक नया पत्थर रखा गया। टीम न्यूज स्टेट। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर से सामने आ रही, जहां अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। 67 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो घर, खेत और गाड़ियों को जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुरादी करके जब्त की गई है जमीन। तो कमलापुर और बिस्वा गांव में ये कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। 67 लाख रुपए की ये संपत्ति जब्त की गई है। तो घर, खेत और गाड़ियों को जब्त किया गया है। मुनादी करके इन जमीनों को जब्त किया गया है। कमलापुर और बिस्वा गांव में हुई कार्रवाई। यूपी 34 को आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी सीतापुर के धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाता है। सुनो आपके ग्राम अकोरा का निवासी सलमान उर्फ इशरात एक अपराधी की शिकार व्यक्ति है। उसका एक गैंग है जो जनपद व जनपद के बाहर अपराध कर धन अर्जित करता है। इसी धन से इसके द्वारा 1000 डाला यूपी 34 0129 खरीदा गया है। सलमान उपरोक्त के विरुद्ध इस संबंध में
निषेध के तहत जब्त किया जाता है। बरेली में एक दलित लड़की की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने मौत के बाद थाने में शव रखकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को रात को ही अंतिम संस्कार करवा दिया। बरेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने हाथरस कांड की यादें ताजा कर दी हैं। बरेली में पुलिस की मौजूदगी में रात में ही दलित युवती के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल 19 साल की दलित युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग था। युवती के गर्भवती होने के बाद एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में युवती को दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सीबीगंज थाने में शव रखकर हंगामा किया और इसके बाद पुलिस ने रात को ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जो है युवती एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसमें जो युवक है उसके द्वारा गर्भपात कराने के उद्देश्य से जो युवती है उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें की सीसीटीवी फुटेजेस अस्पताल में जाने की सुबह मौजूद है। और उसके बाद गर्भपात के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसके बाद युवती की जो हालत बिगड़ने लगी तो युवती को फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी जो है दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजन युवती की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया उसमें सभी साक्ष्य, जिसमें कि मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो बयान है, सीसीटीवी फुटेज है, सभी का संकलन इसमें कराया जा रहा है। और उसके आधार पर इसमें जो भी लापरवाही इलाज के दौरान या फिर जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ लोगों के द्वारा इसमें दुष्कर्म या इस तरह की बातें चलाई जा रही जो एकदम ही गलत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। मेरठ के सोतीगंज में चोरी के वाहनों के कटने का काला कारोबार खत्म हुआ है, तो अब यहां पर ऑटो लिफ्टर गैंग सक्रिय हो गया है। दिल्ली और पश्चिमी यूपी से वाहन चुराकर मेरठ के ग्रामीण इलाकों में रखे जा रहे हैं और उन्हें कौड़ियों के दाम में बेचकर ऑटो लिफ्टर गैंग पैसा कमा रहा है। यह खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने एक ऑटो गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 11 बाइक और स्कूटी बरामद हुई हैं। ये सभी वाहन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों और दिल्ली से चुराई गई थी। पुलिस इन आरोपियों के सोतीगंज कनेक्शन को भी खंगाल रही है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से 5 लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 6 लोगों में से 4 लोग जो हैं वो हस्तनापुर के रहने वाले हैं, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और एक हरिद्वार का रहने वाला है। इनके पास से 11 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। नोएडा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। डीएम सुहास सलवाई ने भी माना कि जिले में कोविड मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी और साथ ही सभी स्कूलों को हेल्प डेस्क बनाने के आदेश दिए गए हैं। डीएम सुहास सलवाई ने कहा कि सभी स्कूलों पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति बनाई गई है। डीएम ने कहा कि कोरोना के मामले में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 1 हफ्ते से नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित हुए हैं और अभी नोएडा में 280 संक्रमित मरीज हैं। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।